नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज 10वां बजट विधानसभा में पेश किया वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। और 2026-27 का जो बजट है और इस बजट का आकार पिछले बजट से बढ़ा है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। यह बजट 9,12,696 करोड़ रुपए का है। चुनाव से पहले यह दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है योगी सरकार का और इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खास तौर से फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रखा गया है। शायरी पढ़कर वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में समा भी बांधी और शायरी, यही जुनून यही ख्वाब है मेरा, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है, शिक्षा पर 12.4% और चिकित्सा पर 6% का आवंटन किया गया है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें वित्त आयोग, जो 16वां केंद्रीय वित्त आयोग है, उसकी संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, उसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2016-17 में 29.3% की ऋण जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे योगी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। किंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को फिर से घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम करके 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। और इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। बजट जो पेश किया है सुरेश खन्ना ने, सुनिए उन्होंने अपने बजटीय भाषण में क्या कहा। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बजट को सराहा है और इस बजट के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश को भी विकसित राज्य बनाना है और इसके लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। पहले सुनिए सुरेश खन्ना और सीएम योगी आदित्यनाथ। मात्र सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा। कृषि वितरण और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जन विश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि कार्रवाइयों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। मान्यवर जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पीपीपी मोड में
कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ एवं हस्तनापुर के विकास की योजना बजट में रखी गई है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो वित्तीय वर्ष का ये बजट आया है 2026-27 का, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बजट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विदाई बजट बताया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम बजट पेश किया है, सरकार इसे जनहितकारी बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और दिशाहीन करार दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए, तो सरकार ये बताए कि जब आखिरी बजट पेश कर दिया तो माफ करेंगे 9 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है, जिसका बजट का आकार है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अब 9 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था कहां से वो बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं, ये अखिलेश यादव का बयान है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई प्रदेश से तय हो गई है। अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। चर्चा करेंगे हम योगी सरकार के इस बजट को लेकर अपने मेहमानों के साथ। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 9 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है और सरकार इसे जनहितकारी बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे निराशाजनक और दिशाहीन
करार दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 9 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए, तो ये सरकार बताए कि जब आखिरी बजट पेश किया गया है, इस सरकार का आखिरी बजट, तो ये 9 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था कहां से लाएंगे, इतने रुपए कहां से लाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं कि भारी भरकम बजट पेश कर दिया जाए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और उनके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई प्रदेश से तय हो गई है। सुनिए पहले अखिलेश यादव की, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे इस पर। जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लीजिए आपका कृषि है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, उसको भी जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आखिरकार स्वास्थ्य शिक्षा का तो हाल हमने देखा ही है कि क्या स्थिति में है हमारा। और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उससे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम कहां आगे पहुंच गए हैं। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको देना उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है, योगी सरकार की 2.0 के पूर्ण बजट जो है, ये चुनाव से पहले का ये पूर्ण आखिरी पूर्ण बजट है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और क्या विपक्ष की राय है, और इसके साथ ही अर्थशास्त्री या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको किस रूप में ले रहे हैं, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। नवीन शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। निखिल खत्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में है, निखिल जी बहुत स्वागत है। और हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में है और बहुत बारीकी के साथ उन्होंने इस बजट को देखा है, तो जाहिर सी बात है कि इस बजट के बारे में वो विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया नवीन जी, आप तो स्वागत करेंगे, लेकिन आज मौका दें समाजवादी पार्टी को कि वो इस बजट को किस रूप में ले रहे हैं। निखिल जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और दूसरी बात, आनंद जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? जी जी। जो दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक इतनी अच्छी बात बोली, मैं कहीं ना कहीं आप इनका खेल देखिए, मतलब कि भाजपा अपने सारे पुराने वादे भूल चुकी है। जो भाजपा ने आज तक अपने पुराने वादे किए थे वो तो सारी भूल चुकी है। अभी आप बताइए, 50 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो फील्ड पर कितने एमओयू हमने आज तक देखे यूपी में? कोई एमओयू नहीं देखा। 50 लाख करोड़ के बोलते थे कि हमने एमओयू साइन किए, फील्ड पर ये बिल्कुल जीरो है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जहां पर ये बोलते थे कि हम इतना काम करेंगे, आखिर में पता लगा आनंद जी वो जो दफ्तर था स्किल डेवलपमेंट का वही किराए पर था, और 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने खाली विज्ञापन पे लगा दिए। क्या जनता ये चीज नहीं देख रही है? 10,000 करोड़ खाली विज्ञापन पर लगा दिए। और दूसरी बात, हम बिल्कुल साफ तौर पर एक बात कह दे कि जो अभी इस समय जो आलू की क्या हालत है वो तो हम सबको पता है। कितनी आलू की मंडियां इन्होंने रुकवाई है और कितना आलू बदहाल भाजपा सरकार में हुआ है, कितने आलू की बात करते हैं। और दूसरी बात, माननीय योगी जी ने एक बात बोली कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, पर योगी जी ने ये बात नहीं बताई कि मेडिकल कॉलेज प्राइवेट बनवाएंगे या गवर्नमेंट बनवाएंगे। और अगर मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं तो अभी आप देखिए कितनी लैग है, अभी कितनी लैग है मेडिकल कॉलेज के टेक्निकल स्टाफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं समझता हूँ कि इतनी भर्तियां खाली है, उस पर सरकार बिल्कुल मौन है। और जहां पर योगी जी समय समय पर बोलते थे कि हम 2 करोड़ टैबलेट बांटेंगे, एक भी टैबलेट आज तक ही नहीं मिला तो बता दीजिए। और दूसरी बात, लेदर की जो इंडस्ट्री थी, इतनी अच्छी इंडस्ट्री थी, सारी उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दी। और अब योगी जी आखिरी साल जो इनका आखिरी बजट है योगी जी का, 10वां बजट नहीं है, बस खाली 10 बजट है।
जो योगी जी ने बजट दिया इसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा बजट लेकर आए हैं। तो ये तो साफ तौर पर एक इतना बड़ा ठीक है, जुमला ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी बारी ने बारी दिया से है। इस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस पर पूरा हम समय इतना ले बड़ा रहे जुमला हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, 9 लाख करोड़ पूरा का समय हम बजट ले रहे हैं भारतीय और भी हम जनता आगे पार्टी आएंगे। जरा पहली प्रतिक्रिया सबसे ले लें, किस तरह से इस बजट को नवीन जी आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट है, आकार बढ़ा है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि आकार तो आपने बढ़ा दिया, पैसे कहां से लाएंगे? नमस्कार सभी आपके दर्शकों को और सभी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ने एक चमत्कारी काम किया है। जो 25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद देके पुनः योगी जी को भाजपा सरकार बनाई और प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो 10वां बजट पेश किया इन्होंने। और विपक्ष के नेता ने ये बात कही कि इनका आखिरी बजट है। शायद 2027 में मार्च के बाद जब तीसरी बार शपथ भाजपा सरकार मुख्यमंत्री अपना पेश करेंगे बजट, तो इसी विपक्ष के लोग बोलेंगे कि भैया हमने तो उनको आखिरी बोला था मगर इन्होंने दहाई की संख्या इकाई में बदल। अब रही बात बजट की, देखिए 9 लाख जो रुपया है वो उत्तर प्रदेश के भले के लिए आया है और उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी कमियां जो जहां पर भी स्वास्थ्य, शिक्षा, एमएसएमई जहां भी उनको लगाना है। आप आज देखिए कि जो चीजें रोजगार के लिए भी जो हमारे हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, किसानों को गन्ना मूल्य बढ़ाकर और भी उनको दिया जाना है, ये सब हमें ध्यान है और हम कर रहे हैं। विपक्ष के पास 10 साल से कोई बजट पेश करने की किताब नहीं आई है, उन्होंने सिर्फ कमियां निकाली हैं, कभी उन्होंने तारीफ नहीं की। उत्तर प्रदेश की जनता तारीफ विपक्ष से भी सुनना चाहती है। जब आप तारीफ नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने विपक्ष में आपको बिठा के रखा है कि अरे भाई, अगर आप इतनी अच्छी राय अगर यहाँ डिबेट में दे सकते हैं तो आपके जो विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, देखिए आप सब मिलकर उनके साथ डिस्कस क्यों नहीं करते कि सर हमें 10 साल में जो कमियां लग रही हैं हमें लिखित तौर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलकर देखिए। विपक्ष का काम होता है बुराइयां तब निकालिए जब अच्छाइयों पर आप जीत हासिल कर सकते हैं, मगर वो तो आपसे होगा नहीं। दूसरी चीज, ये जितना भी बजट आया है वो जनता के लिए आया है, किसी मंत्री या परिवार के लिए नहीं आया है। ये परिवार का बजट, ये प्रदेश की जनता का बजट है और इसका स्वागत करना चाहिए। 9,12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के सुधार करने के लिए है। उत्तर प्रदेश अब आप जब जा रहे हो अब करोगे आप सुधार? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये भी कहा था कि आप जा रहे हो। तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ले ली, क्या गए? क्या नहीं गए ना? भारत की जनता ने देखा कि मोदी जी के अलावा देश नहीं संभाल सकता। अब आप उत्तर प्रदेश की बात पे आइए, हम तीसरी बार भी 2027 में बहुमत से आएंगे। ठीक है, और ये आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब हेमंत जी, पक्ष का और विपक्ष का अपनी अपनी उनकी राय है, लेकिन अब एक सवाल ये है ना कि देखिए पिछली बार का जो बजट था उसका आकार था 8,65,079.46 करोड़। इस बजट के आकार में जो आवंटित हुआ था फरवरी के समय तक का जो आंकड़ा है 6 फरवरी तक का, उसमें 5,17,168.91 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और इसमें से 49.53% खर्च हो पाए हैं। अखिलेश यादव यही तो पूछ रहे हैं ना कि आखिर आकार बड़ा होता है, आवंटन कम होता है और उसके बाद उस आवंटन में से भी जो पैसे विभागों को दिए जाते हैं वो भी कम होते हैं और जाहिर सी बात है कि जब कम दिए जाएंगे तो खर्च भी कम होगा। जाहिर सी बात है, उनका सोचना जो अपने तरीके से जैसा उन्होंने राज्य को चलाया है और जिस तरीके से राज्य की जो स्थिति की थी उसके हिसाब से वो जो सोच रहे वो सही है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है और ये खर्च कैसे होता। पहले जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आती कि हमारी आमदनी कहाँ से। तो देखिए, 1 रुपए की में सबसे बड़ी जो राशि होती है ना वो 22 पैसा कर के हिसाब से आती है। शुल्क में राज्यों के हिस्से के रूप में जो आवंटित की जाती है। इसके बाद तो ब्याज भुगतान का स्थान आता है जिस पर सरकार को 20 पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसके बाद 17 पैसे जो है केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं वो आती हैं और 8 पैसे का प्रावधान जिसके लिए खर्च करते हैं। बाद में फिर रक्षा के लिए 11 पैसे करते हैं। ये खर्च का प्रावधान होता है 1 रुपया नगर में करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पैसा आएगा कहाँ से। तो वित्त आयोग जो है वो हस्तांतरण जब करता है तो 7 पैसा वो अन्य खर्चों के मद में भी 7 पैसा निर्धारित कर दिया जाता है और सब्सिडी
खर्च के रूप में 6 पैसे के रूप में रहता है, जबकि पेंशन के लिए 2 पैसे खर्च किए जाते हैं। आंकड़ों में यह स्पष्ट जरूर लगता है, लेकिन 42% हिस्सा केवल राज्यों को उनको करों से भुगतान और ऋण ब्याज से मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी का जो बजट है, आप देखेंगे ये आश्चर्य वाली बजट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के बजट से भी बड़ा बजट है। पाकिस्तान के बजट से भी बड़ा बजट है इस बार जो हुआ, ये अपने आप में एक अविस्मरणीय काम है। और इस चीज को अगर आप देखेंगे तो क्या क्या वजह है जो इसको बढ़ने का कारण। पिछले के साल के जो 2023-24 में 5.8% हमारा डेवलपमेंट था यूपी का, और उस वक्त जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि में जो निवेश हुआ वो बहुत सफलता का कारण था। और उसके वजह से आज एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और डिजिटल विकास की बात आ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात आई है सामने, इसको समझने की जरूरत है। जो इकोनॉमिक लोग हैं, जो इकोनॉमिक थ्योरी को समझते हैं, वो समझ पाएंगे ये कितना बड़ा चीज हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 8.5 लाख करोड़ का, इसको समझिए, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सपा के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब भाई आपके पास 7.5 लाख करोड़ का ही है तो आप 8.5 लाख कैसे पेश कर दिए, बाकी पैसा आएगा कहां से। तो उन्होंने रखा है, इसको समझने की जरूरत है कि आपका सबसे बड़ा एनालाइजर कौन है भारत में, आरबीआई है। और आरबीआई क्या कहता है कि सभी राज्यों के बीच में कर प्राप्ति में सबसे टॉप पे यूपी है। समझिए, सबसे टॉप पे है यूपी। उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी था लास्ट ईयर 25 में वो 27.5 लाख करोड़ था। तो अब आप समझिए कि पैसे का जिस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है और जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, तो अगर ग्रोथ को सही ढंग से चर्चा किया जाए तो ये अगला चुनाव के लिए जो वो कह रहे हैं कि सरकार अपनी जा रही है, नहीं, ये सरकार अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? ये चुनाव के पहले का ये पूर्ण बजट है, तो क्या आप इसको लोक लुभावन बजट के तौर पर देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के तौर पर कि विकास के जो रास्ते चल रहे हैं, जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल रहा है, उसके लिए ये बजट है? नहीं, लोक लुभावन तो नहीं कर सकते आप। जो अवसंरचना है, जो जिस साथ है, कुल बजट का 22% उन्होंने रखा है, 13% शिक्षा पे रखा है, कृषि पर अगर आप उस पर गौर करेंगे ये लोक लुभावन नहीं है, लंबे समय के लिए दिया गया है। और हमको लगता है कि जो मैं पिछले स्टेटस को देख रहा हूँ बजट का, यूपी का, ये हमको लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बजट है और ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। ठीक है। अब एक तो ये परंपरा टूट रही है ना निखिल जी, कि चुनाव के पहले का जो बजट होता है वो बजट हम जमकर घोषणाएं करते हैं और ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित हम कर सकें, वो ये बजट तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो बातें हेमंत जी कह रहे हैं या जो आपने भी उस बजट की आवंटन को देखा होगा राशि की, लेकिन कुछ चीजें तो हैं। विकास की प्रक्रिया तो बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। जो विकास आप लोगों के समय भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन वो रास्ते बढ़ रहे हैं और उसमें और बड़े बड़े आयाम खुल रहे हैं। ये बात भी है ना। जीएसडीपी 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ थी, जो 25-26 में 13.4% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय, जिसकी बात अभी अखिलेश जी कर रहे थे इस बजट के आने के बाद, 1,09,844 रुपए 2016-17 में 54,564 रुपए था, यानी कि दोगुना वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में भी। अगर आनंद जी, मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे मुख्यमंत्री झूठ तो ना बोले। हमारा देश की अगर आप प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो 2.34 लाख प्रति व्यक्ति आय की है और हमारा देश इस समय 144 स्टैंड पर। तो कम से कम योगी जी इतने बड़े मंच पर आके जनता को ना बरगलाएं। कम से कम मैं समझता हूँ जिन्होंने भी उनका ये भाषण लिखा है, या तो उन्होंने जानबूझ के झूठ लिखी है, उन्होंने, मैं समझता हूँ इन्होंने बोली है, तो ये ऐसी बातें जनता को नहीं बरगलनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश की बात ले लेंगे हम, कितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें जितना पैसा अलॉट ही नहीं हो पाता है, तो ये पैसे जाता कहाँ है? तो ये विकास कहाँ है? पूरी जनता भाजपा से पूछती है। जो आपने अपने चुनावी जुमले दिए थे, नहीं, विकास इस दौर में हुआ या नहीं, किया क्या आज तक? नहीं, सवाल ये है ना कि बजट सरकार पेश करती आ रही है, विकास हुआ है या नहीं इस दौर में? विकास कहाँ हुआ है?
विकास के नाम के मैं समझता हूँ कि माननीय योगी जी कोई बीए होंगे, तो विकास मैं समझता हूँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, पर वैसा कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, डिफेंस कॉरिडोर भी नहीं है, ये सब क्या है? कहीं हमें कहीं नहीं दिख रहा है, खाली भ्रष्टाचार हमें दिख रहा है। मतलब आप विपक्ष वाले चश्मे से देख रहे हैं या वाकई सही में नहीं दिख रहा है? भ्रष्टाचार को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं दिख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में इस समय हम नहीं देख पा रहे। कैसे लगा? ये बिना बजट के लग गया। तो अब जब देखिए नवीन जी कह रहे हैं कि इनको तो कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा है, आप लगातार बजट का आकार बढ़ाते जा रहे हैं और अब तो 9 लाख का भी पार जो क्राइटेरिया पार कर गए। चुनावी जुमला कितना ही दे ले उससे तो नहीं, तो चुनावी इसमें कहाँ है? वही तो बात हो रही है ना कि चुनाव को देखकर तो ये बजट लग नहीं रहा है कि वो यूपी के विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसको देखकर ये बजट आया। नवीन जी भाई ये तो बजट लिख के आया। हम तो नवीन जी से पूछना चाहते हैं, अभी तक जितना आपने बजट दिए उन पर आपका क्या स्टैंड है? आपने कितना पैसा लगाया? उन पर ये बिल्कुल मौन है और फिर से इन्होंने जुमला क्योंकि इनको पता लग गया 27 में जाने वाले हैं, हमारी जो कितनी भी झूठी बोलेंगे जनता जुमला है, जाने वाले देखिए विकास की आप बात कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है, कॉलेजेस की बात आपने कही अपने पहले दौर की चर्चा में निखिल जी, तो मेडिकल कॉलेजेस हर जिले में खुल रहे हैं, ये सरकार की ही तरफ से हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तो खुल रही है। मुझे आप बता दीजिए, इस सरकार ने बोला कि नए कॉलेज खोलेंगे, सरकार ने ये तो नहीं बोला कि गवर्नमेंट कॉलेज खुलेंगे, क्या मतलब कि ये तो प्राइवेट खुलाएंगे? और दूसरी बात, अगर जो इस टाइम जो मेडिकल फैसिलिटीज है, कितना बुरा हाल इसमें मेडिकल फैसिलिटीज का, वो तो हम सब देख पा रहे हैं। वहाँ पर क्या हाल है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर मैं समझता हूँ मतलब आपके दौर में निखिल जी आपके दौर में जो स्थिति थी उस स्थिति से भी बदतर स्थिति हो गई है क्या? हमारे दौर में 1090 वुमेन हेल्पलाइन थी और हमारी एम्बुलेंस थी। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं वो एम्बुलेंस उन्होंने बंद करा दी, एम्बुलेंस उन्होंने बंद करा दी, पूछने वाला हूँ, एम्बुलेंस उन्होंने बंद करा दी। आज क्या है, हमारे दौर में तो माननीय अखिलेश जी ने इतनी अच्छी एम्बुलेंस चलाई थी, कैसे एम्बुलेंस मैं समझता हूँ कि हर जगह हर समय पीड़ित के पास आती थी, पर अब पीड़ित हुआ क्या है? अब तो जो घायल, ठीक है नवीन जी जरा बताइए, नवीन जी बताइए कि ये कैसा विकास है जो विकास विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा, अखिलेश जी को नहीं दिखाई दे रहा है, निखिल जी साथ में बैठे हैं इनको नहीं दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि विकास की राह पर उत्तर प्रदेश बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि जो विपक्ष आज बैठा हुआ है, चाहे केंद्र सरकार में हो या प्रदेश सरकार में हो, उन्हें कभी भी सरकार का विकास इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिखाई दे रही है, उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो सत्ता की कुर्सी से थोड़ा सा नजर हटा ले और वो जनता के प्रति अगर थोड़ा सा सहनशीलता अपने अंदर अच्छा लाए, सराहनीय सरकार की योजनाओं पे ध्यान दें, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पहले और आज में कितना फर्क है ये स्वास्थ्य मंत्रालय खुद बता चुका है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने बाकायदा रखा है कि हर एक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी बेहतर चरम पर है और ये चीज इन्हें देखते हैं। रही बात यह, उत्तर प्रदेश के 80 जिले हैं, अगर एक आध जिले में कहीं कुछ व्यवस्थाएं हमारी गड़बड़ है तो उसका ये वीडियो बना के जब देते हैं तो गलत ढंग से देते हैं। अगर वो सही ढंग से दें तो उस पर भी हमारी कार्रवाई बहुत तगड़े से होती है और किसी भी अधिकारी को ये आदेश नहीं है कि आप मरीज की इलाज ना करें या आप उसको समस्या पैदा करें। दूसरी चीज, विकास का मतलब क्या खाली सफाई का ही विकास दिखाएं क्या? हम क्या विकास का ये दिखाई जाते हैं? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में विकास, आप गांव में जाइए, मकान पक्के मिल रहे हैं, पानी की टंकियां लग रही हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग पक्की सड़क पे चल रहे हैं, किसानों को सही समय से उनको खर्चा खाद मिल रहा है। अब आप विकास कौन सा चाहते हैं भाई? बच्चों के स्कूल के लिए अच्छा बजट पास हुआ है, बस्ता, बैग, कॉपी, वो सारी चीजें सरकार ही तो दे रही है। आज की डेट में जो राशन दिया जा रहा है वो भी सरकार अपने बजट को मजबूती से रख के देती है। रही बात, अपने 6 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी आज लेकर आए हैं, तो ये विकास नहीं लग रहा है इनको? आज उत्तर प्रदेश, अभी हेमंत दादा ने एक बात बहुत अच्छी कही, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कर देने वाला प्रदेश कैसे बना? क्योंकि वो बीमारू प्रदेश से नहीं है, अब हमारा एक जुझारू प्रदेश है और जुझारू प्रदेश में परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले तो यहाँ गुंडा टैक्स का हुआ, जो टैक्स सरकार को नहीं मिल पाता था वो गुंडा टैक्स चला जाता था, वो सही तरीके से सही हुआ। हमने क्या किया, सरकार की एक एक चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है। हम 10 साल में आज उत्तर प्रदेश का बजट अगर 9,12,000 करोड़ पहुंच गया है तो ये सिर्फ हमारे प्रदेश की सही सलामत सोच और उसके विकसित
संकल्प को लेकर आगे बढ़ा है। इसके लिए इनको विकास क्या चाहिए? सफाई में चाहिए। इनका मेडिकल कॉलेज सफाई में बना हुआ है। अरे सर, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के 80 जिले हैं, 80 जिलों में विकास आपको नहीं, जनता हमारी परेशान ना हो जाती? ये जनता कैसे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिए भाई, आप ये बताइए। और 24 में आप तो झूठ बोल के चले गए, एक टकाटक लक्षा 1 लाख की स्कीम देके चले गए। जनता वो भी समझ गई। उपचुनाव में देखी जनता ने अच्छा प्रसाद दिया। और 27 की बात जो बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इसी चैनल पे मैं आऊंगा, हेमेंदा भी आएंगे, आनंद जी भी आएंगे। और जिस तरह आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस से महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार आप फिर आएंगे, मैं फिर आपकी बधाई स्वीकार करूंगा। और हंसते मुस्कुराते 2027 का 11वां बजट भी हमारी भाजपा सरकार ही पेश करेगी। ये भी मैं आपको बता, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का घोटालेबाज कुछ काम नहीं होता है। बजट किसी मंत्री जी के घर पे नहीं जाता है। हेमंत जी भी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, जरा ये बताइए कि जो सरकार ने अपने बजट को अलग अलग स्वरूपों में उसको अलॉट किया है, आईटी हब बनाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि एआई मिशन, स्टेट डेटा अथॉरिटी, डेटा सेंटर क्लस्टर, इस पर जोर दिया है। और यही चीज इस तरह की ही परछाई हम जो राष्ट्रीय बजट था, केंद्र सरकार का जो बजट था, उसमें भी हमने देखा। अनिल जी, हम लोग इसको बहुत इजी वे पे समझते, चलिए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो आप डिस्कशन लोगों को देना चाहते हैं वो इस भाषा में ये है कि आगे प्रगति किसको करते हैं। अगर आपके प्रदेश की चर्चा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अमेरिका जिसको कहा जाता है, जो एक जानदार के रूप में पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व चाहता है, वो डिस्कस करता हो, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि आदित्य योगी नाथ जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीकेशन वाला जो पॉलिसी था ना, कि जनता को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। हम बार बार हम लोग कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, ये पूरा संविधान इसी के अंदर है कि अगर सामाजिक न्याय चाहिए तो न्याय की पहुंच अंत्योदय तक, जो भाजपा का रूल है, जो आज समर्पण दिवस भी है, आज 11 फरवरी भी है और दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी मनाते हैं, तो इसमें कहा गया है कि भाई हमको रिजल्ट अंतिम व्यक्ति तक चाहिए। तो ये क्या हुआ योगी जी का कि इम्प्लीकेशन जो हुआ ना, इमीडिएट, फाइलों में लटक रहा वैसा नहीं, इंटेंट, टेक्नोलॉजी और जवाबदेही, ये एक बहुत प्रभावी मंत्र इनका साबित हुआ। उसके बाद आइए, इनका सेकंड जो प्रगति का कारण है पूरे भारत में, वो डिजिटल गवर्नेंस है। और वो डिजिटल गवर्नेंस में जो जटिलताएं थी उसको उन्होंने दूर किया। फाइलों से निकाल कर लोगों ने केंद्र पर शासन किया कि भाई इस राज्य में सिक्योरिटी ये सुनिश्चित करती है ये सरकार। पहले जो माफियाओं का राज था, आज महिलाएं घूम सकती हैं, आज लोग व्यापार कर सकते हैं। किसी भी राज्य में एफडीआई लाने के लिए सबसे पहला कारण क्या होता है? रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अगर सरकार मेंटेन कर रही है, भयमुक्त वातावरण कर रही है, तो वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोई भी कॉरिडोर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, वहां लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आज यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप उसके बाद आपका वेलकम, जो आपका डेवलपमेंट वाला जो पॉलिसी इन्होंने अपनाया था 2003 में, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, योगी जी की नहीं बात कर रहा हूँ, तो वो आज कारगर होकर आज साबित हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख करोड़ का जो ये योजनाएं जो लाए थे, वो एक बहुत जबरदस्त है, जिसमें 337 परियोजनाएं आज उसका एक रिजल्ट दे रही है। उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर जो साबित हुआ है वो क्या है? जो डेवलपमेंट मॉडल है जो योगी जी का, वो गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। तभी तो ये कह रहे हैं ना भाई, हम एक्सप्रेसवे नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सुविधा पहुंचाए, एयर कनेक्टिविटी ला दिए, देश की पहली रैपिड रेल योजना हमारे यहाँ आई, अंतरदेशीय जलमार्ग हुआ, रोपवे परियोजना बनाई, और सभी समयबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपया का लागत इन्होंने 350 परियोजना लाए थे, उसका पोर्टफोलियो कामयाब हुआ ना। तो ये कैसे हो सकते कि प्रगति नहीं हो रही है? इंटर एजेंसी जो बाधाएं थी उनका इन्होंने समाधान कर दिया। आप समझिए जितनी, लेकिन एक सवाल है ना, अभी जैसे नवीन जी, इस बजट में लक्ष्य है 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। रोजगार एक बड़ी समस्या है और रोजगार को लेकर आप लोगों से
चाहे वो केंद्र की सरकार के समक्ष सवाल उठाया जाता रहा हो या राज्य सरकारों के समक्ष सवाल उठाए जाते रहे हो, यूपी में भी ये उठाया जा रहा। नौकरी आप दे रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज कि एक परंपरा ये भी चल गई है ना कि परमानेंट हम नौकरी नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखेंगे। ये एक बड़ी समस्या है, क्या उसको भी हम रोजगार में ही जोड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 25 से 27 करोड़ के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिसमें कहीं ना कहीं जो नौजवान हमारे हैं जिनको सभी को रोजगार देना है। अब अगर हम सोच ले कि भैया सिर्फ 1 करोड़ लोगों को दे पाएंगे, तो जो हमारे 2, 4, 5 करोड़ और साथी भाई हैं वो भी रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का एक मेन बेस ये है कि हम हर घर रोजगार भी पहुंचाएं। तो जो बच्चा हमारा ग्रेजुएशन करके, इंटर करके भी रोजगार पाना चाहेगा, तो कुछ अगर प्राइवेट सेक्टर को हम उत्तर प्रदेश में लाकर खड़ा कर रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हम लेकर आ रहे हैं, जितने भी हमारे विदेशी सिस्टम से यहाँ पे अपने प्रपोजल को लगा रहे हैं, तो हम उसमें भी तो रोजगार दे रहे हैं। लेकिन नौकरी देने का काम कर रहे हैं, हम नौकरी उजाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर्स में आज का जो यूथ है वो ज्यादा जाना चाह रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका वो एक पैकेज के बाहर काम करना चाहता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता भी ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको हमने यूपी में हब बनाया ताकि हमारे नौजवान यूपी में ही रोजगार पाएं, यूपी में ही उनका विकास हो। रही सरकार जो अपनी तरीके से जो नौकरियां दे रही है, उसमें भी कोई शिकायत का मौका नहीं है। आपकी टेक्निक, आपकी चीजें, आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, रिश्वत मुक्त नौकरी मिलेगी। यहाँ रिश्वत लेकर कोई मंत्री किसी को नौकरी नहीं दे सकता है। ये जीरो टॉलरेंस हमारे माननीय योगी जी का पहला संकल्प है। दूसरी चीज, परिवारवाद का यहाँ सिस्टम नहीं होना चाहिए कि विधायक जी के बेटे को नौकरी मिल रही है, विधायक जी के, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सा दिमाग रख के काम कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरी देनी है। जनमानस का जो मध्यम क्लास का परिवार का नौजवान है, चाहे पुलिस की भर्ती हो, होमगार्ड की भर्ती हो, चाहे अग्निवीर ही ले लीजिए जो केंद्र सरकार हमारा है, तो जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स हम दे रहे हैं, इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर से हमारी कंपनियों का टाई अप होगा और ट्रेनिंग करते हुए ही हमारे छात्र, हमारे नौजवान नौकरी पे पहुंच जाएंगे, जिसका कोई हम पैसा तो नहीं ले रहे, किसी को ट्रेनिंग दे रहे नौकरी के लिए। यहाँ तक कि जो प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उन पे देखा जाए जो अवैध वसूली का काम कर लेते थे नौजवानों से, उस पे कहीं ना कहीं उनकी समस्या खड़ी होगी। क्योंकि सरकार रोजगार देने के लिए अपने दरवाजे खोलती है और सही तरीके से खोलती है। तो जो सबसे पहला सक्षम कार्यक्रम है वो ये है कि सरकार नौजवानों के लिए पूरे जोर तोड़ से उनके साथ खड़ी है और टेंशन फ्री उन्हें नौकरी मिलेगी, रिश्वत मुक्त नौकरी मिलेगी, उनके टैलेंट पे मिलेगी। टैलेंट है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी नौकरी पक्की समझ लीजिए। ये एक समस्या है और इसको जरा हेमंत जी भी समझाएंगे। बेरोजगारी दर 2.24% के बारे में कहा गया है इस बजट में। लेकिन एक चीज और है कि सरकार किसानों पर बहुत ध्यान देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, और उनके लिए तमाम योजनाएं भी शुरू की जाती रही हैं और अभी भी शुरू की जा रही हैं। गन्ना किसानों की अपनी समस्याएं थीं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा था। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 3,04,321 करोड़ रुपए के बारे में कहा गया है इस बजट में। जो वित्त मंत्री ने अपना बजटीय भाषण दिया उसमें किसानों के लिए योजनाएं हैं, इसके बावजूद किसान नाराज रहते हैं। हेमंत जी, देखिए, सबसे अच्छी बात है इस बजट में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने एक किसान कुसुम योजना चलाई। उन्होंने कहा कि भाई इस बार जो किसानों का जो भी है आधार, जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बनाएंगे, हम उनको लाभार्थी बनाएंगे। लाभार्थी समझ रहे, उनके विकास के डेवलपमेंट के लिए वो बोल रहे कि हम प्रोसीड्योर को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अब गारंटी युक्त आपको लोन देंगे जिसमें किसी तरह का गारंटी नहीं चाहिए कि आपको जमीन मॉर्गेज रखना होगा या आपके लोन पर आपकी जमीन कब्जा कर ली जाएगी। उन्होंने इस पर भी जोर दिया बहुत बड़ा जबरदस्त। गन्ना, दलहन, तिलहन, असफ वाली खेती जो आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए बजट का जो प्रावधान अभी अपना बजट बता रहे थे वो दिया। ये जो रोजगार बढ़ाने में भी सुविधा देगा और इसीलिए इन्होंने कहा अपने बजट में रोजगार जनरेटर के रूप में बढ़ेगा। 2017 के पहले जो यूपी में जो सुरक्षा का वातावरण नहीं था, पर्यटन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग यूपी को धार्मिक स्थल के रूप में नहीं मान रहे थे, वहां आज 50,000 नए स्टे होम बन गए, धार्मिक स्थलें बन गई हैं,
यूपी को लोग धार्मिक स्थल के रूप में देखा जा रहा है। पूरे दुनिया में ऐसा पहला यूपी एक ऐसा क्या बोले राज्य बना है जिसको धार्मिक स्थल के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ यहाँ पर पैसे का जो पर्यावरण की जिसके हिसाब से क्या बोलते हैं टूरिज्म के हिसाब से जो पैसा आएगा वो जबरदस्त होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने आयुष्मान योजना पर 5 करोड़ से ज्यादा गोल्डन कार्ड यूपी के लोगों को दिए। गोल्डन कार्ड समझ रहे हैं? टिपिकल जितना भी क्रिटिकल डिजीजेज हैं उनके लिए बिना कैशलेस इलाज होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कर दी। तो ये आदमी अगर सोच रहा कि महिलाओं के यूट्यूब 13% से 36% का यूट्यूब के रूप में बढ़ा। तो पंजाब सरकार ने भी घोषणा की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज 10 लाख कर दिया। 10 लाख कर दिया उन्होंने। 10 लाख कर दिया। हाँ 10 लाख कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब ये महिलाएं अगर कोई काम करना चाहती तो एमएसएमई के अलावा इनको ब्याज मुक्त ऋण दिएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप घर से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को। क्या ये काम कीजिए, जब काम करेंगे तो रोजगार सृजन भी होगा। यहाँ पर युवाओं को देखिए 18 कमिश्नरी स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की बात करती इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। ग्राम पंचायत से लेकर के ओपन जिम, मिनी स्टेडियम, खेलो इंडिया कार्यक्रम बढ़ा दिए। चीनी मिलों की क्षमता बोलने की हम बढ़ाएंगे। जो गन्ना का जो स्थिति है, चीनी मिल की क्षमता विकसित करने के लिए स्पेशल बजट लिया है। तो आप इस चीज को देखिए कि जब गंगा एक्सप्रेस वे बढ़ाने की योजना हुई तो इससे क्या होता है, टूरिज्म को बड़ा जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ से युवाओं में डिजिटलाइजेशन का जो टैबलेट जो देने की व्यवस्था इन्होंने की है वो क्या है, एआई को आगे बढ़ाएगा। और एआई मिशन आएगा तो डाटा सेंटर होगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस वाली बात आ जाएगी, आईटी सेक्टर आ जाएंगे। आज अमेरिका क्यों भारत और चीन और अमेरिका क्यों भारत पर नजर गड़ाए हुए डॉलर के लिए? क्योंकि हमारे पास डाटा है और वो डाटा चाहते हैं। ठीक है। इसी को चाहने के लिए जिसको राहुल गांधी आज संसद में भी बोल रहे थे कि वो अपने डॉलर बचाने के लिए हमारा डाटा चाहते हैं। और डाटा का मेन सोर्स क्या है? यूपी। ये बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है। नवीन जी, जरा अब एक चीज आप हमें समझा दीजिए कि ये जो बजट है, इस बजट को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए और विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन एक चीज और है ना कि बजट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, या आप लोगों की यूएसपी है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हम लेकर आ रहे हैं और लेकर आए भी हैं। लेकिन शिक्षा में कितना भी पैसा आप डालिए वो लगता है कि कम ही है और बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है उस पर और ध्यान देने की, ये मानते हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे आनंद जी। जो चीजें हम प्रक्रिया से करते हैं उसमें कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी जब सोना भी 99% ही पूरा प्योर माना जाता है तो सरकार है और इतना बड़ा राज्य है, और जब ये राज्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता ने इसीलिए दिया था ताकि हम सुधार करें। हम यहाँ कुर्सी की मलाई खाने नहीं आए हैं, ना ही हम खाते हैं। महाराज जी तो हमारे, आप देख लीजिए कैसे रहते हैं। तो मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, हम उसको सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने टीचरों के लिए क्या किया था। उनकी डेली ड्यूटी का प्रकरण जो था, पहले पिछली सरकारों में क्या होता था, महीना भर टीचर नहीं आते थे तो शिक्षा खत्म हो रही थी, ग्रामीण में लोग नहीं जाना चाह रहे थे। हमने क्या किया कि उनके सेंटर्स अच्छे बनाने का काम किया, उनको हमने ऑनलाइन मजबूती देने का काम किया। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो छोटे स्कूल हैं, उच्चतम माध्यमिक जो भी हैं, हमने सीसीटीवी युक्त किया, सुरक्षा देखी, बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम किया। आज स्कूलों के दौर में आप देखिए, सबसे पहले बिल्डिंगें हमारी अब बहुत मजबूत हैं, बिल्डिंगें गिरने वाली नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार की जो भी इसमें सरकार टेंडर देती है वो कहीं ना कहीं सब सरकार अपने आप डायरेक्ट दे रही है, ना कि किसी में कह सकते हैं कि हम किसी को ठेका या ठेके हलाली में, ऐसा कुछ भी नहीं करते हम। तो कुल मिला के जब हमारे पास सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हम सरकार की नीतियों को जमीन पे उतारेंगे तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े विभाग हैं, इतने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, उन सबको जमीन पे धरातल लाने में थोड़ा समय लगता है। और आज सोचिए 9 लाख
करोड़ का जब बजट आया है जी। तो उसमें शिक्षा पे भी लगना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगना है। हाँ। और शिक्षा में जितना लगेगा, देखिए मैं कहूँ शिक्षा का बजट तो अनलिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर एक मानव संसाधन में जरूरत है, जी। चाहे छोटे बच्चों की हो बड़ी को। अभी हम और कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलों हैं उसमें बिल्डिंगों का हम कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर और अच्छा बनाया हाँ। जाए, 1 से 2 मंजिला बनाया जाए। हाँ। तो हमने उस पर भी चर्चा देखिए, टीम महाराज जी के साथ पूरा बैठे काम कर रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती है वो भी निस्वार्थ और सही पारदर्शी तरीके से कराई जाए। उसके लिए भी सरकार बहुत बजट अपने काम कर लगाएगी और कोशिश करेगी कि उनको भी जल्दी हम नियुक्त करें। हाँ, शिक्षा चाहे स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, मेडिकल के एजुकेशन हो, अगर ये मजबूत हो जाएगा तो समस्याएं जो होती हैं प्रदेश की वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। नहीं, देखिए समस्याएं मेडिकल इसीलिए सरकार, हाँ, इसीलिए सरकारें इस पर ज्यादा जोर भी देती हैं। स्वस्थ रहें, शिक्षित बने, और जब स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित बनेंगे तो फिर तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा, उसका रास्ता भी निकलेगा। आखिरी में एक लाइन, जब में हेमंत जी, इस पूरे बजट को आप एक लाइन में किस तरह से समाप्त करेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये बजट जो है ना, नए विकास की गाथा को लिखने के लिए बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। चलिए, और इसका बहुत जबरदस्त लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। यूपी देखिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट राज्य के रूप में भारत में डेवलप करेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के बजट को भी और समझने की जरूरत है। अभी तो बजट आया है और इस बजट को और भी हम लोग विस्तार से समझेंगे, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। हम चाहते थे कि इस पूरी चर्चा में समाजवादी पार्टी के निखिल खत्री भी शामिल रहे, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से उनसे संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।